गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। हमेशा की तरह दूंगा मैं आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, तो हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। साथ में ही मैं आपको ना पूरा टॉपिक रिवाइज करता हूँ। पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका, तो अच्छा है ये तरीका। पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने की कमियों का निदान। निदान का मतलब समझते हो कि पहचान करना कि कहाँ पे कमी रह गई, बच्चा क्यों नंबर कम आ रहे हैं। और एक बार पहले हम निदान कर लेंगे ना, फिर उसके बाद उपचार करेंगे कि कैसे इस कमी को ठीक किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे जो परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छा परीक्षण ना विश्वसनीय होना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? रिलायबल। और वैध होना चाहिए, वैलिड। और व्यापकता होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो इसमें नहीं पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। देखो, ये जो वैधता होती है ना, इसका मतलब ये है कि अभी ये मैं किसका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ? सीडीपी का। तो इसमें सीडीपी के ही क्वेश्चन लाऊं, ऐसा नहीं कि इसमें मैथ के क्वेश्चन डाल दूं, साइंस के डाल दूं, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। विश्वसनीय, रिलायबल क्या होता है? जैसे अभी मैंने पेपर लिया आपका, तो आपके 100 नंबर आए, किसी ने चेक कर लिया तो 99 आए, तो इतना तो चलो चल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ले रहा हूँ तो 100 आ रहे हैं और कोई चेक कर रहा है तो 50 आ रहे हैं, तो रिलायबिलिटी नहीं हुई। ये होता है रिलायबल, विश्वसनीय। ठीक है। व्यापकता होती है कि सारे पहलू उसमें शामिल हो। व्यक्तिनिष्ठता होती है, जैसे देख रहे हो ये मैंने 100 दे दी, इसने 50 दे दिए। जब रिलायबल होगा ना, तो क्या हो जाएगा? वो वस्तुनिष्ठ होगा, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा। तो आंसर बी था, इसमें कौन सी नहीं होनी चाहिए विशेषता। नेक्स्ट, मूल्यांकन को डैश के रूप में देखा जा सकता है। तो मूल्यांकन क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है। क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का भाग। नेक्स्ट, देखो इरोस और थानोटोस थानोटोस ये दो बताइए सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया, जिसकी की राजधानी है वियना। ठीक है। तो इरोस किससे रिलेटेड है? थाने में क्या होता है? थाने में अगर कोई गया तो मर जाएगा, तो ये थानेटोस से तो मरण। इरोस है जीवन मूल प्रवृत्ति। केवल दो ही मूल प्रवृत्ति बताई है फ्राइड ने, मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिकवाद। ये दोनों किसने दिए? दोनों दिए सिगमंड फ्राइड ने। इनके शिष्य थे युंग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? क्या है इसका बताओ। तो ये क्या करते हैं? निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा याद रखना। इसमें मूल्यांकन में ना क्या होता है? वस्तुनिष्ठ है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे के कम नंबर आ गए, एक के ज़्यादा आ गए। इसमें सबके एक एक नंबर दे रखा होता है हर क्वेश्चन का, और 4 ऑप्शन होते हैं। जो सही टिक लगाएगा उसका नंबर मिलेगा। तो निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। अगर मैंने आपसे एक कह दिया कि वो लिखो, कोई निबंध लिखो, अगर निबंध लिखवाऊंगा ना, तो एक को मैं 10 नंबर दे दूंगा, एक को 50 भी दे दूंगा। इसमें मूल्यांकन सही नहीं होता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है? मूल्यांकन सही होता है, निष्पक्ष होता है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन, पता है इसे क्या कहते हैं? सतत, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इंग्लिश में ये बोला जाता है। इसके अनुसार कौन सा जो है गलत तथ्य है, गलत तथ्य बताना है। तो देखो, ये परीक्षा के स्थान पर समय समय पर होता है, सही बात है, कंटिन्यू होता है। ठीक है। आंकड़ों को ग्रेड में बदला जाता है, सही बात है। अब देखो, आजकल जो है आपको ग्रेड मिलते हैं पेपरों में। 10th के बच्चे का उठाना, तो उसे ग्रेड मिलते हैं, अंक मिलते हैं, उसे ग्रेड मिलते हैं। तो अंकों को किस में बदला है हमने? ग्रेड में, ना कि ग्रेड को अंकों में। तो गलत पूछ रहा था, तो हम ग्रेड को अंक में नहीं बदल रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा क्या? बी, क्योंकि हमने अंकों को ग्रेड में बदला है। ठीक है, याद रखना। उपयुक्त सभी हर जगह मत लगा दिया करो, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो तो। ठीक है। नेक्स्ट, ABL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्टार मार्क कर लेना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बाउंड्री नाम का कोई शब्द नहीं है साइकोलॉजी में या सीडीपी में, याद रखना। ठीक है। और देखो, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ तो एडल्ट हटा देना, इस तरीके से काट दिया करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाला करो आंसर। ठीक है। और मैं क्या बता सकता हूँ? अब देखो, यहाँ बेस्ड है, यहाँ बेस्ड है, यहाँ बेसिक है, तो इसलिए इसे काट दो। अगर आता भी नहीं है ना क्वेश्चन, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, वो तरीका ही। नेक्स्ट,
थॉर्नडाइक ने सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक का किस में आता है? व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर, पावलव, या आप कह सकते हैं किसको, इतने याद रख लो, ये चारों क्या है? ये ना व्यवहारवादी हैं। आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद। थॉर्नडाइक ने 2 तरीके के सिद्धांत दिए थे, मुख्य नियम सीखने के और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, और गौड़ नियम 5 थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे रिलेटेड? पियाजे। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने 4 अवस्थाओं का बारे में बताया बच्चे की। मनोविश्लेषणवाद, ये तो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने बात करी है इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज और पेंसिल जांचों द्वारा आकलन कैसा होता है? ये आकलन को क्या कर देगा? सीमित कर देगा। क्या कर देगा? सीमित कर देगा। आंसर हो जाएगा ए। कागज पेन पेंसिल टेस्ट आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ये चीज़ याद रखना, इसे नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव टर्म है ये। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। व्यापक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब होता है शैक्षिक, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक दोनों एरियो का मूल्यांकन करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को क्या करता है? चख लेता है बीच बीच में। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो बीच में चेक कर लेती हैं कि नमक सही है, खाना टेस्टी बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। और सीखने का आकलन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का आकलन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये समेटिव असेसमेंट होता है। ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये साल के एंड में होता है समेटिव। सबमिट कर दो कोई चीज़ तो एंड में ही तो करोगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीसी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में रचनात्मक और योगात्मक, रचनात्मक को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। तो ये कितना मूल्य होते हैं? तो फॉर्मेटिव होता है 40% और ये होता है 60%। और होता कैसे? टर्म 1 लिया जाता है 10%, टर्म 2 लिया जाता है 10%, 2 हो गए, 40 में से 20% हो गया। उसके बाद 30% का लिया जाता है छमाही, फिर टर्म 3, टर्म 4, फिर 30, इस तरीके से 100 बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 और 60। कहीं 60-40 मत कर देना, इस चीज़ को याद रखना, बहुत गलती होती है, मेरे से भी ना एक बार हो चुकी है इस तरीके से, तो बता रहा हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सीखना एक तरीके से व्यवहार में क्या है? संशोधन करना होता है। व्यवहार में क्या करते हैं हम? संशोधन। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये संशोधन करना। ठीक है, नेक्स्ट, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? क्या दिया था कोहलर ने? कोहलर किस चीज से संबंधित है बताओ? कोहलर ने दिया था अधिगम। क्या दिया था? अधिगम। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत था उसका। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था बताओ? कोहलर ने किया था आपके चिंपैंजी पे प्रयोग। और किससे रिलेटेड है ये कोहलर? गेस्टाल्टवाद से। किससे? गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912। और गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? बर्दीमर। ठीक है, और कोहलर ने किस चिंपैंजी पे प्रयोग किया था? सुल्तान नामक के। कहाँ पे किया था? टेनरीफ शहर, केनारी द्वीप, फ्रांस में था। ठीक है, और व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन से हैं? TAT वगैरह जो लेते हैं ना, और वो एक स्याही धब्बा परीक्षण, वो इसी में आता है व्यक्तित्व के में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पुरस्कार और दंड को महत्व देता है? तो ये है प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? रुचि का नियम। ठीक है, अभ्यास के को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं? सुख या दुख का नियम। संतोष या असंतोष का नियम। अच्छे नंबर आए तो सुखी हो गए, तो ये क्या हो गया? पुरस्कार। दुखी हो जाओगे तो उसे दंड के रूप में मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये क्या है? इसके मेन नियम है या मुख्य नियम है। और गौण नियम कितने हैं इसके? गौण नियम है इसके 5। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग बताओगे कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे या जर्मनी के थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था या डॉग पे किया था? और दोनों के बारे में अगर बता सको कि बिल्ली पे किसने किया, डॉग पे किसने किया, तो वो भी बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। इसमें जो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को कौन सुनिश्चित करता है? तो
तो आपने पढ़ा होगा आज तक 6 से 14, तो आप लगा दोगे ये, आंसर मिल जाएगा 0, क्योंकि इसमें पता है किसकी बात कर रहा है, दिव्यांग की बात कर रहा है। तो दिव्यांग के लिए क्या है, 6 से 18, 6 से 14 किसके लिए, सामान्य बच्चों के लिए। अगर नई जानकारी मिली हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करोगे अभी के अभी और शेयर करोगे दोस्तों में, ठीक है। देखो ये IQ लेवल होता है मोरॉन, मोरॉन कहते हैं या माइल्ड कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है 51 से 70, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। बताना क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में, कैसे लगे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने नहीं कर पाए, पहले से आप इम्प्रूव कर रहे हो, CDP आपकी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, पहले से नंबर बढ़ रहे हैं, तो बताना प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में। इससे पता क्या मिलता है, मोटिवेशन। स्किनर कहता है ना कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, आप लोगों के कमेंट। तो प्लीज़ बताना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।